क्या बात है जंगल वासियों, आप सब एक साथ कहाँ जा रहे हो? हम सब शेर सिंह के दरबार में जा रहे हैं। शेर सिंह की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं। क्या हमारे शेर सिंह की तबीयत खराब है? मैं भी आप सबके साथ चलूंगा, चलो। सारे जानवर अपने जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में आते हैं, जहाँ बीमार शेर सिंह अपनी गुफा में था और उसके पास चीता और बाघ खड़े हुए शेर सिंह को देख रहे थे। चीते, शेर सिंह की तबीयत अब कैसी है? राजा साहब की हालत बहुत खराब है। राजा साहब का ठीक होना बहुत जरूरी है। जंगल के राजा शेर सिंह के अचानक बीमार होने से जंगल के सभी जानवर काफी परेशान हो चुके थे। तभी अचानक शेर सिंह जोर जोर से खांसने लगता है और खांसते खांसते अचानक शेर सिंह की मौत हो जाती है। ये देखकर जंगल के सारे निवासी दुखी हो जाते हैं। राजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। शेर सिंह की मौत हो जाने से सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं। उसकी मौत के कुछ दिन बाद जंगल के सारे प्राणी एक जगह बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी हाथी कहता है, जंगल वासियों, शेर सिंह तो अब नहीं रहे। अब हमें अपने जंगल में किसी को राजा बनाना होगा। कहिए, इसमें आपकी क्या राय है? हमें नया राजा नियुक्त तो करना ही पड़ेगा, मगर अगला राजा हम बनाएंगे किसे? अगला राजा हम उसे बनाएंगे जो शेर सिंह की तरह जंगल में सही फैसले कर सके और सबको सही और बेहतर न्याय दिला सके। हाथी भाई, क्या आपने जंगल में ऐसा जानवर देखा है जो शेर सिंह की जगह ले सके? नहीं, मगर हमें एक ऐसे जानवर की तलाश करनी होगी जो बहुत नेक और सही न्याय दिलाने वाला हो। हम उसी को अपने जंगल का राजा घोषित करेंगे। पर ऐसा जानवर हमें कहाँ मिलेगा? भालू भाई, हम जंगल में चुनाव करेंगे और चुनाव से ही हमें शेर सिंह की तरह ताकतवर राजा मिलेगा। ठीक है, तो बोलो भाइयों, चुनाव के लिए आप सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। तो जो ताकतवर और हिम्मत वाले जानवर हैं, वो एक साइड हो जाओ। तभी बाघ, चीता और भालू ये तीनों साइड में चले जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं जंगल की पंचायत से विनती करता हूँ कि मुझे ही इस जंगल का राजा घोषित किया जाए। मैं ताकतवर तो हूँ ही, साथ में राजा की प्रजाति का भी हूँ, इसीलिए जंगल का राजा मुझे ही बनाया जाए। नहीं, जंगल का राजा मुझे बनाया जाए। मैं सही फैसला लेने के काबिल हूँ। मैं सबको सही और बेहतर न्याय दिलाऊंगा। तीनों अपनी अपनी राय देने लगते हैं। चुप हो जाओ तीनों। तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर और ईमानदार जानवर है, इस बात का पता चुनाव में लग जाएगा। मगर चुनाव कब और कैसे होगा ये बताओ? 2 दिन बाद चुनाव होंगे। आज ही मैं अपने साथियों के साथ मिलकर वोटिंग मशीन बनाता हूँ और 2 दिन बाद जंगल में विशाल आम के पेड़ के नीचे वोटिंग मशीन लगाऊंगा। आप सबको वहाँ आकर अपने मनपसंद जानवर की निशानी पे वोट देना होगा। सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वही हमारे जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। हाथी जब चुनाव के बारे में बता रहा होता है, तब चीता मन ही मन सोचता है, बस एक बार मैं जंगल का राजा बन जाऊं, फिर देखना मैं इन जाहिलों पर कैसे राज करता हूँ। जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा और जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा उस दिन से देखना मैं सबको अपना नौकर बना के रखूंगा। चीता और बाघ की सोच बहुत ही घटिया थी। वो दोनों जंगल का राजा केवल तानाशाही करने के लिए ही बनना चाहते थे। शाम के समय हाथी अपने साथियों के साथ वोटिंग मशीन बनाने लगता है। तब चीता अपने इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है, तो बाघ भी उसके इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है। अब मेरी बनाई हुई इस वोटिंग मशीन से मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा। मैंने मशीन में ऐसी सेटिंग की है कि बटन कोई भी दबाओ, वोट तो मुझे ही मिलेगा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बाघ ने सेटिंग वाली मशीन बनाई थी, वैसे ही चीता भी सेटिंग वाली मशीन बनाता है। उस मशीन में वो भी ठीक वैसे ही सेटिंग करता है जैसी बाघ ने की थी कि बटन कोई भी दबाओ पर वोट चीता को ही मिलेगा। सुना है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है,
इसीलिए अगर जो मैं चुनाव में धांधली करता हूँ तो कोई गुनाह नहीं है। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन रात में हाथी जंगल में बीच के स्थान पर आता है और अपनी बनाई वोटिंग मशीन आम के पेड़ के नीचे लगा देता है। उस मशीन के बटन पर उन तीनों प्रत्याशियों की फोटो लगी होती है। हाथी की वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चले जाने के बाद आधी रात को चुपके से चीता अपनी वोटिंग मशीन लेकर आम के पेड़ के नीचे आता है, जहां हाथी ने अपनी वोटिंग मशीन लगाई थी। अच्छा, तो ये वो मशीन है। चलो अब इस वोटिंग मशीन को निकालकर मैं अपनी वोटिंग मशीन यहाँ लगा देता हूँ, ताकि कल जंगल के निवासी किसी भी बटन को दबाएंगे पर वोट मुझे ही मिलेगा और मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। चीता हाथी की वोटिंग मशीन निकालकर अपनी वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी समय बाद बाघ भी चुपके से वहां आता है और वो चीते की लगाई हुई वोटिंग मशीन को निकालकर अपनी वोटिंग मशीन वहां लगाकर चीते की वोटिंग मशीन वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन सवेरे चुनाव शुरू होता है। जंगल के सभी जानवर एक एक करके वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद की निशानी को वोट देते हैं। ये देखकर सामने खड़े चीता और बाघ मन ही मन खुश होते हैं। जंगल वासियों, तुम किसी भी निशानी को वोट दो, पर तुम्हारा वोट तो मुझे ही आएगा। चीता और बाघ मन ही मन खुश होकर राजा बनने के सपने देखने लगते हैं और भालू चुपचाप वहां खड़ा होकर ईमानदारी से चुनाव करवाता है। शाम तक जंगल के सभी निवासियों की वोटिंग हो जाती है। जंगल वासियों, जंगल के सभी निवासियों ने अपना अपना वोट दे दिया है। अब चुनाव का परिणाम कल सवेरे सामने आ जाएगा। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वही हमारा इस जंगल का राजा कहलाएगा। अब सब अपने अपने घर जा सकते हो। चुनाव खत्म होते ही सब अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन सवेरे सब जंगल में एक स्थान पर बैठे थे और हाथी अपने साथियों के साथ मशीन में वोटों की गिनती कर रहा था। गिनती खत्म होने के बाद हाथी कहता है, जंगल वासियों, हमने वोट की गिनती कर ली है। सबसे ज्यादा वोट भालू भाई को मिले हैं। आज से भालू भाई हमारे जंगल के नए राजा हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बुराई की जीत कभी भी नहीं होती और अच्छाई हजारों बुराइयों के बीच में भी रहकर अपनी चमक नहीं खोती। नए राजा का न्याय देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सब मिलकर खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। सरयू नदी के पास बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में काफी सारी जानवर रहते थे जो प्यास लगने पर नदी में आकर पानी। नदी के दूसरे किनारे पर एक और छोटा सा जंगल था जहाँ बहुत कम जानवर थे। एक दिन बड़े जंगल का छोटा खरगोश सरयू नदी के पास आकर पानी नदी के दूसरी ओर खड़ा एक बाघ उसे देख रहा होता है। ये खरगोश मेरा आज भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचे ही नहीं है। क्यों ना मैं नदी के उस पार वाले बड़े जंगल में जाकर शिकार करूं। और वैसे भी वो जंगल बहुत बड़ा है और वहाँ का शेर सिंह भी मूर्ख और शाकाहारी है। पता नहीं ऐसे शेर सिंह मर क्यों नहीं जाते। बाघ खरगोश को देखकर शिकार करने की सोचता है और शिकार करने की लालच में नदी के दूसरी ओर चला जाता है। अपनी ओर बाघ को आता देख खरगोश वहां से भागने लगता है, पर तभी बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे खरगोश, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? तसल्ली से पानी पी लो भाई। मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जंगल के शेर सिंह के बारे में कुछ पता करना है। मैंने सुना है कि वो तुम्हारी बड़ी चिंता करता रहता है। खरगोश समझ चुका था कि बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए खरगोश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तुरंत वहां से भागने लगता है। पर अफसोस, खरगोश बाघ से तेज नहीं भाग पाता और बाघ उसका शिकार कर देता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं इसी जंगल में रहकर आसानी से शिकार। इस जंगल में रहकर ही शिकार करता रहता है।
इस तरह से एक एक करके जंगल से जानवर कम होने लगते हैं। अरे लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम अपनी सहेली से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हो। हाँ, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखो लोमड़ी, तुमने सांप के अंडों के साथ जो हरकत की थी, जिसके लिए तुम्हें शेर सिंह ने सजा दी थी, इसके लिए तुम जंगल से भाग नहीं सकती। मगर मैं भाग कहाँ रही हूँ? मैं तो अपनी सहेली को मिलने उस जंगल में जा रही हूँ। पर मुझे शक है कि मौका देखकर तुम भाग भी सकती हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। देखो भैया, मैं शेर सिंह के हुक्म का पालन कर रही हूँ, मगर तुम अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा हूँ? दरअसल इस वक्त तुम्हें हमारे जंगल के जानवरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जंगल के जानवर कम हो रहे हैं। सुना है जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लोमड़ी, तू चालाक है ये मैं जानता हूँ, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये तू जान ले। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे तो एक दिन तुम भी किसी शिकारी का शिकार बन जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम्हें उस जंगल के थाने में जाके रोज हाजिरी देनी होगी। मुझे मंजूर है। लोमड़ी को पता था कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं, इसीलिए वो शर्त मानकर वहाँ से दूसरी ओर हाथी जंगल की निगरानी करने लगता है। तब देखता है कि जंगल से कुछ खरगोश गायब हैं। इस चिंता में कई खरगोश आपस में बात भी भाइयों, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि जंगल से खरगोश गायब हो रहे हैं। हाँ, मगर इस बात की फरियाद हमें शेर सिंह को करनी चाहिए। सभी खरगोश की बात सुनकर हाथी उनके पास जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ है? तुम सब आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो? मुझे भी बताओ। हाथी भाई, तुम शेर सिंह के सेनापति हो, क्या तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना हमारा दायित्व है। बताओ, तुम्हारी क्या शिकायत है? हाथी भैया, कुछ दिनों से हमारे कई साथी गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपने जंगल की फिक्र है तो हमारे साथी खरगोश को ढूंढ के लाइए। क्या तुम्हें किसी पर शक है? अरे भाई, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो खरगोश गायब हुए हैं वो सब पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस ही नहीं आए। और वो सब गायब कितने दिन से हुए हैं? पिछले कई दिन से एक एक करके कई खरगोश गायब हुए हैं हाथी भैया। खरगोश की ये बात सुनकर अब हाथी को भी लोमड़ी की बात पर यकीन होता है। लोमड़ी भी यही कह रही थी कि जंगल में कोई शिकारी आया है। हाथी सोच ही रहा होता है, तभी 2 बकरियां वहां रोती हुई आती। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? अरे बकरियों, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम रो क्यों रही हो? हाथी भैया, अच्छा हुआ जो आप हमें यही मिल गए। हम शेर सिंह के पास अपनी शिकायत करने ही जा रहे थे। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ। आखिर तुम लोग को क्या तकलीफ है? हाथी भाई, कुछ दिन पहले कई खरगोश गायब हुए थे और अब हमारी बकरियां भी गायब हो रही हैं। लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल में घुसा। जंगल इस बात से परेशान था कि आखिर उनका शिकार कर कौन रहा है। अब वो सभी मीटिंग करने के लिए शेर सिंह के पास जाते हैं और सारी बातें शेर सिंह को बताते हैं, जिस पर शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहता है, आप सब फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि ये काम किसका है और कौन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे शेर सिंह? आप सबसे मेरी विनती है, आप में से कोई भी जंगल के बाहर नहीं जाएगा। जिसको भी पानी पीना है वो इसी जंगल के तालाब का पानी पिएगा। आपके इस हुक्म का हमको कब तक पालन करना होगा राजा जी? एक बार मैं उस शिकारी को पकड़ लूं, फिर आप सब जंगल के बाहर नदी का पानी पी सकते हैं। सभी जानवर शेर सिंह की बात मान जाते हैं और जंगल से बाहर जाना बंद कर देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और जंगल से कोई भी जानवर का शिकार नहीं मिलने पर अब बाघ परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया था। इतना बड़ा जंगल है,
इतने सारे जानवर हैं, फिर ये सारे कमबख्त जानवर पानी पीने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? 2 दिन से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। लगता है अब शिकार करने के लिए नदी का किनारा छोड़ जंगल के अंदर जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं, इस जंगल के सारे जानवर आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचते हैं इस जंगल के जानवर। इतना बोलकर बाघ छुपकर जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है एक बकरी घास खा रही होती है। उस बकरी को घास खाता देख बाघ पीछे से उस पर वार कर देता है और उसे मारकर अपने साथ जंगल से बाहर ले जाता है। ये सब एक दूसरी बकरी देख लेती है। तो ये बात है, मैं अभी जाकर शेर सिंह को ये बात बता देती हूँ। बकरी भागते हुए जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके शेर सिंह के महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल का बाघ घुस आया है और वो ही हमारे जंगल में शिकार कर रहा है। वो बहुत तेज है और दुष्ट शिकारी है। उसने हमारे एक साथी को मार डाला है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शेर सिंह, कुछ कीजिए महाराज, वरना हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। हाँ महाराज, अब कुछ करना ही पड़ेगा। सबकी बात सुनकर शेर सिंह कुछ सोचकर बोला, लोमड़ी कहाँ है? महाराज, लोमड़ी 2 नदी पार वाले जंगल में गई है। शेर सिंह लोमड़ी की मदद से बाघ को पकड़ने का मन ही मन में प्लान बनाकर बोला, देखो, इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आप सबकी रक्षा जरूर करूंगा। बस आप सबको मेरा साथ देना होगा। जैसा मैं बोलूं वैसा आप सबको करना होगा। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सुनो, आप सब में से कोई भी नदी के किनारे नहीं जाएगा और जब उस शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तो वो जंगल के अंदर आने के लिए मजबूर होगा और जब वो जंगल आएगा तब मैं किसी एक जानवर को उसके सामने भेजूंगा। फिर क्या, जैसे ही वो मेरे भेजे हुए प्राणी का शिकार करने जाएगा, हम सब उस पर हमला कर देंगे। हाँ, किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी होगी महाराज। हाँ, मगर मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा महाराज? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। शेर सिंह अपने गुप्तचरों द्वारा लोमड़ी को संदेशा भिजवाकर उसे वापस बुला। आपने मुझे इतनी रात को इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? लोमड़ी, मैं तुम्हारी सजा माफ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सजा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक है, तो सुनो। लोमड़ी के हाँ करते ही शेर सिंह ने बाघ को पकड़ने का प्लान उसे बता दिया। मेरा शिकार करने आएगा तब आप मुझे टाइम पर आकर बचा तो लेंगे ना? शेर हूँ, नेता नहीं, जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। अगले दिन प्लान के अनुसार लोमड़ी नदी के किनारे जाती। शिकार को आता देखकर बाघ खुश हो जाता है। वाह, आज मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। शिकार के नजदीक आते ही मैं उसे डरते डरते नदी के किनारे पहुंच जाती है। हे भगवान, टाइम पर शेर सिंह को भेज देना, मैं तुझे एक नारियल चढ़ाऊंगी। जैसे ही लोमड़ी बाघ के करीब जाती है, बाघ उसके पास पहुंच जाता है। कैसी हो लोमड़ी? मैं ठीक हूँ बाघ भाई। अभी तो तुम ठीक हो, मगर थोड़ी देर बाद तुम ठीक नहीं रहोगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अभी भूखा हूँ और जब मैं भूखा होता हूँ तब मुझे कोई भी शिकार मिले तो मैं उसे खा जाता हूँ। बाघ जैसे ही लोमड़ी के पास जाता है, वो शेर सिंह के जाल में फंस जाता है और वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं। बाघ, शिकार की लालच में तू मेरी चाल में फंस गया। अब तेरी कहानी खत्म हुई। तुमने मुझे धोखा दिया शेर सिंह। जैसी करनी वैसी भरनी कहावत तो तूने सुनी ही होगी। तो सबको धोखे से मारता था, इसीलिए तुझे भी मुझे धोखे से मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, तुमने हमारे जंगल में बहुत प्राणियों का शिकार किया है। अब हमारे जंगल के जानवर तुम्हारा शिकार करेंगे। साथियों, ले जाओ इसे और अपना बदला पूरा करो। शेर सिंह से आज्ञा मिलते ही सारे जानवर बाघ पर टूट पड़ते हैं। इस तरह से शेर सिंह अपनी चालाकी और सूझबूझ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धोखे का अंजाम धोखा ही होता है। जो बोओगे वही पाओगे।